हेलो एवरीवन। जैसे हमने लास्ट कवर कर लिया था सेकंड यूनिट, ठीक है ना, वो एड्रीनर्जिक वाला। तो अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुम्हारा ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स जैसे फिफ्थ सेमेस्टर में तुम्हारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम कोशिश करेंगे कि ऑटोकॉइड्स को लगभग कंप्लीट कर दें। तो पहले मैं शुरुआत करूँगा प्रोस्टाग्लैंडिन से। वैसे हिस्टामिन सीरोटोनिन से करना चाहिए, लेकिन मैं प्रोस्टाग्लैंडिन और एनसेड से करूँगा ये, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक हैं, ठीक है ना। तो पहले कोशिश ये करेंगे अपन कि पहले प्रोस्टाग्लैंडिन सारा खत्म कर ले, एनसेड खत्म कर ले, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे दो छोटे छोटे टॉपिक पे। एक है तुम्हारा गाउट और एक है तुम्हारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये दोनों अपन कवर कर लेंगे। अब इन दोनों को कवर करने के बाद फिर अपन चलेंगे हिस्टामिन और सीरोटोनिन पे, ठीक। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। और दूसरा मतलब जितना मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा जानना हो, जैसे मैं क्या है काफ़ी टॉपिक्स पढ़ा दूंगा लेकिन बाय चांस कोई छूट जाए, तो उस केस में क्या करना कि मतलब तुम कमेंट्स करना, तो मैं फिर वो टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा, ठीक। अच्छा, इंपॉर्टेंट सारा कवर हो जाएगा जितना है, ठीक। तो अभी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। ओके, सो व्हाट इज प्रोस्टाग्लैंडिन एंड व्हाट इज इट्स रोल इन आवर बॉडी, वी विल सी टू इट। फर्स्ट आई विल राइट द हेडिंग प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना, प्रोस्टा ओके। तो पहले देखो ये प्रोस्टाग्लैंडिन होता क्या है। प्रोस्टाग्लैंडिन ना एक टाइप के मतलब एक टाइप के कंपाउंड्स हैं। अब अगर जैसे तुम्हारे को कोई प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, दिमाग बोले तो ये स्ट्राइक करना चाहिए, कहीं भी बन सकता है पूरा शरीर में, चाहे मसल्स में बन जाए, वेसल्स में बन जाए, लंग्स में बन जाए, इंटेस्टिन्स में बन जाए, जीआईटी हो गया, सीएनएस हो गया, कहीं भी बन सकता है प्रोस्टाग्लैंडिन। फिर इसके इफेक्ट क्या होंगे वो सिंथेसिस के बाद पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन है क्या, तो इतना हो गया। अब ये क्या होता है प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में अगर जाने तो ये होते हैं डेरिवेटिव ऑफ एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड, अब ये तुमने पढ़ा होगा क्या होता है एराकिडोनिक एसिड। 20 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो 20 कार्बन कंपाउंड है कैसे बनता है, इससे क्या होता है, उसको आप सिंथेसिस में समझ लेते हैं। सिंथेसिस, ठीक। अच्छा, पहले क्या होगा, हमें क्या बनाना है, एराकिडोनिक एसिड। तो ये बनेगा कहाँ से, ये बनता है तुम्हारे फोस्फोलिपिड। किससे, फोस्फोलिपिड। अच्छा, अब मुझे ये बताओ ये फोस्फोलिपिड कहाँ मिलेगा, सेल में, सेल मेम्ब्रेन पे मिलेगा। तो ये तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन पे इस तरह होते हैं, है ना, ऐसा रेंज होता है। तो ये है तुम्हारा फोस्फोलिपिड। अब इन फोस्फोलिपिड पे एक्ट करता है तुम्हारा एक एंजाइम जिसको कहते हैं फोस्फोलाइपेस A2, ठीक। ये इस पे एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा किस चीज में, ये इसको कन्वर्ट कर देगा तुम्हारे दो चीज में। एक तो एराकिडोनिक एसिड और PAF। फुल फॉर्म क्या है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। अच्छा, ये हो क्या। अच्छा, यहाँ पे ये देखो जो तुम्हारा फोस्फोलाइपेस A2 है, वैसे अगर थोड़ा और गहराई में इसको समझे तो फोस्फोलाइपेस A2 भी तुम्हारा आइडियली 3 टाइप का होता है। आई टाइप, आई फोस्फोलाइपेस A2, C फोस्फोलाइपेस A2, S फोस्फोलाइपेस A2, 3 टाइप का होता है, ICS, ठीक है। अब इसमें जो I वाला है, देखो जैसे अब इसमें एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें फिर यहाँ पे हमने बताया था क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है, ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक ना। अच्छा, अब इसी लिपिड बाइलेयर में क्या है, फोस्फोलिपिड। तो अब क्या होगा, जैसे ही अगर इस फोस्फोलिपिड का डिग्रेडेशन आई फोस्फोलाइपेस A2 से होगा तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि जो इससे एराकिडोनिक एसिड बना है, हमने क्या पढ़ा था, इससे क्या बन रहा है, एराकिडोनिक एसिड। तो यहाँ भी क्या बनेगा, एराकिडोनिक एसिड,
एराकिडोनिक। तो ये एराकिडोनिक एसिड क्या होगा, ये वापस कहाँ चला जाएगा, सेल मेम्ब्रेन में। यानी ये वाला एराकिडोनिक एसिड वापस सेल मेम्ब्रेन में सिंथेसिस में रोल प्ले करेगा। कौन सा, आई। तो आई की बात हो गई यहाँ खत्म। आई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बना रहा है। लेकिन जो सी है, सी का फुल फॉर्म होता है साइटोप्लाज्मिक फोस्फोलाइपेस A2। तो ये कहाँ पे है, नाम से ही दिख रहा है, कहाँ पे होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। लेकिन फोस्फोलिपिड कहाँ पे है, सेल मेम्ब्रेन पे। तो इसमें क्या होगा, जो कैल्शियम का रिलीज होता है, ये कैल्शियम इस फोस्फोलाइपेस को स्टिमुलेट करता है कि तुम जाओ मेम्ब्रेन पे। मेम्ब्रेन पे तुमको मिलेगा फोस्फोलिपिड, हाँ फोस्फोलिपिड। मेम्ब्रेन पे क्या मिलेगा, मेम्ब्रेन पे मिलेगा फोस्फोलिपिड। अब उस फोस्फोलिपिड पे ये वाला एक्ट करेगा और उससे क्या बनाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये वाला जो है साइटोप्लाज्मिक फोस्फोलाइपेस A2, ये होता है डोमिनेंट। डोमिनेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है तुम्हारा किसमें, एराकिडोनिक एसिड फॉर्मेशन में। तीसरा होता है तुम्हारा एस का मतलब होता है सिक्रेटरी। ये भी कई सारे एंजाइम्स को बनाने में रोल प्ले करता है, लेकिन मेन क्या ध्यान रखना है, सी, साइटोप्लाज्मिक फोस्फोलाइपेस A2। एराकिडोनिक एसिड हमने यहाँ बना दिया। अब एराकिडोनिक एसिड पे क्या होगा, इस पे दो टाइप के एंजाइम एक्ट करते हैं, दो नहीं मतलब होता एक ही है, कॉक्स होता है, ठीक है, कॉक्स। लेकिन कॉक्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, अभी समझ लेते हैं। कॉक्स का फुल फॉर्म साइक्लोऑक्सीजिनेस, ठीक है। अभी जो कॉक्स है, ये कॉक्स जो है तुम्हारा, ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का। दो कौन से, एक होता है कॉक्स 1, एक होता है कॉक्स 2। अच्छा, ये इसके दो सब टाइप है, ठीक। और ये तुम्हें एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने एनसेड्स पढ़ोगे सारे के सारे ज़्यादातर इन्हीं पे एक्ट करते हुए तुमको मिलेंगे, ज़्यादातर मैक्सिमम कॉक्स पे, ठीक। अच्छा, अब ये दो टाइप क्या है, इनको यहीं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस बता दूंगा। तो देखो कॉक्स 1 क्या है, कॉक्स 2 क्या है। कॉक्स 1 को हम कहते हैं हाउस कीपिंग एंजाइम, हाउस कीपिंग। अब रटो मत, क्या है हाउस कीपिंग एंजाइम, मतलब क्या होता है हाउस कीपिंग का। अब कैसे तुम्हारे घर में अगर कोई काम करने वाला आता है, या फिर मम्मी है तुम्हारी, वो घर में काम कर रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं, घर को मैनेज कर रही हैं कि भाई घर में गंदगी ना फैले, टाइम पे खाना बने। तो यही काम ये कर रहा है कॉक्स 1। कॉक्स 1 तुम्हारे नॉर्मल शरीर के संचालन के लिए जरूरी है, नॉर्मल शरीर में काम करवाने के लिए जरूरी है, तो इसलिए इसको कहते हैं हाउस कीपिंग एंजाइम। वहीं पे जो कॉक्स 2 है, कॉक्स 2 क्या होता है, कॉक्स 2 जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस करवाता है, कब, इन केस ऑफ इन्फ्लामेशन और इन वेरियस डिजीजेस, ठीक है। यानी कॉक्स 2 कब एक्टिवेट होगा, जब कहीं पे क्या हो, सूजन, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन कब हो सकता है, कई बीमारियों में हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक बीमारी हो सकती है, जैसे किसी को टीबी है। टीबी क्या है, एक बहुत लंबी बीमारी है, तो इसमें इन्फ्लामेशन होगा, तो उसमें कौन एक्टिवेट होगा, कॉक्स। कॉक्स क्या कराएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। इन प्रोस्टाग्लैंडिन ये क्या करते हैं, ये तुम्हारे इस इन्फ्लामेशन को करवाते हैं ना। तो कॉक्स 2 क्या है, ये कब करेगा रिलीज प्रोस्टाग्लैंडिन को, इन्फ्लामेशन में। कॉक्स 1 नॉर्मली करेगा, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बॉडी में, ठीक। तो ये तुम्हें डिफरेंस समझ में आ गया कॉक्स 1 और कॉक्स 2 का, ठीक है। एक ही चीज, हाँ एक और बात, जो तुम्हारा कॉक्स 2 है, नॉर्मली जितने भी तुम एनसेड्स पढ़ते हो, एनसेड का क्या मतलब है, एनसेड का क्या मतलब होता है, एनसेड का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, ठीक है। ये अभी अलग से पढ़ाऊंगा मैं। तो ये क्या होता है कि एनसेड जो होते हैं, एनसेड, ये एनसेड दोनों पूरे इन दोनों को इनिबिट करते हैं नॉन सेलेक्टिवली, ठीक। फिर कुछ सेलेक्टिव होते हैं जो इसको इनिबिट करते हैं, कॉक्स 2 को, उसको कहते हैं सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर, जिसका जैसा एग्जांपल है तुम्हारा एटोरिकॉक्सिब। तो इसमें ना एक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, हार्ट प्रॉब्लम्स, जैसे MI हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया,
ठीक है, कोरोनरी प्रॉब्लम्स हो गई। क्यों? क्योंकि COX-2 इनिबिशन जो है ना कार्डियोटॉक्सिसिटी कराता है, यानी हार्ट के मसल्स के लिए टॉक्सिक होता है। वहीं NSAID दोनों को इनिबिट कर रहा है, यानी COX-1 को इनिबिट कर रहा है, और COX-1 को इनिबिट करता है तो COX-1 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है तुम्हारे GIT में। तो यानी GIT में वो सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम नहीं निकलेंगे, इंपॉर्टेंट एंजाइम नहीं निकलेंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि जो तुम्हारे गट है, जैसे तुम्हें थोड़ा समझा देता हूँ, जैसे गट है, ये पेट है तुम्हारा, पेट में क्या होता है, यहाँ से HCl निकलता है, ठीक है ना, तुम्हारे गैस्ट्रिक सेल्स हैं पैराइटल सेल्स, इससे निकलता है HCl यहाँ पे इकट्ठा होता है। अब तुम्हें पता होगा कि HCl जो है इस वॉल को डैमेज नहीं करता है ना। वॉल को क्यों नहीं डैमेज करता है? क्योंकि यहाँ पे म्यूकस होता है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट। अब म्यूकस बाइकार्बोनेट कहाँ से निकल रहा है? तो उसके निकलने की वजह है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन इन म्यूकस और बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? बाइकार्बोनेट और म्यूकस प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। और इन प्रोस्टाग्लैंडिन को कौन बनवा रहा है? COX-1। और लेकिन जैसे ही हमने NSAID दिया, NSAID क्या करेगा? इस COX-1 को क्या कर देगा? COX-1 को क्या कर देगा? इनिबिट कर देगा। तो COX-1 इनिबिट हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं निकलेंगे तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट और म्यूकस सिक्रिएट होगा? नहीं होगा। जब ये सिक्रिएट नहीं होगा तो HCl क्या करेगा? वॉल को डैमेज करेगा। जैसे ही HCl वॉल को डैमेज करेगा उसकी वजह से क्या होगा? पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर क्या करें? कहाँ पे हो रहा है? COX-1 इनिबिशन से क्या होगा? पेप्टिक अल्सर। NSAID का साइड इफेक्ट क्या है? पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो ये COX मैंने थोड़ा समझा दिया है कि क्या क्या होता है। इसके बाद हम आगे वाले प्रोसेस पे चलते हैं। एराकिडोनिक एसिड पैफ, इस पे COX एंजाइम एक्ट कर रहा है। अब आगे क्या बनता है तो वो मैं बताता हूं। इसी के आगे मतलब तुम लोग कंटिन्यू करना, मैं इसमें जगह कम है बोर्ड में, तो मुझे पूरा मिटाना पड़ रहा है। और मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, या मैं कुछ जैसे रिसेप्टर्स अभी नहीं बता रहा हूँ। अगर तुम्हें जानना हो तो एक कमेंट्स करना, तो मैं वो पढ़ा दूंगा। ठीक है, मेन ये है तो मैं यही बता रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, हम कहाँ पे थे? हमारे पे था एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड, इस पे कौन एक्ट कर रहा था? COX। COX क्या हो सकता है? COX-1 या फिर COX-2, कोई सा भी हो सकता है। अच्छा, COX-1 COX-2 जो होता है ये होमोडाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्या? होमोडाइमर। क्या मतलब है होमोडाइमर का? मतलब दो COX-1 आपस में जुड़े रहेंगे, ठीक है, ये एक्ट करेंगे। अच्छा, क्या करेंगे? ये एराकिडोनिक एसिड पे क्या करेंगे? ये ऐसा परऑक्सी ग्रुप ऐड कराएंगे। किस पे? एराकिडोनिक एसिड पे। एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। अच्छा, ये ऐड कराया। दूसरी चीज ये कराते हैं, दो जगह पे ऐड कराते हैं। एक तो इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर पे कराते हैं, और एक यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वहां पे करवाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ क्या बनेगा तुम्हारा? PGG2, प्रोस्टाग्लैंडिन G2। ठीक, एराकिडोनिक एसिड से क्या बना? ये परऑक्सी ग्रुप जोड़ के PGG2। ये होता है तुम्हारा अनस्टेबल। अब इस PG2 पे अगेन कौन काम करेगा? COX-1 या COX-2 का डाइमर एक्ट किया। तो इस COX में एक एक्टिविटी होती है जिसका नाम है पर ऑक्सीडेज एक्टिविटी। अच्छा, रटना नहीं, नाम में क्या है? पर ऑक्सीडेज, यानी पर ऑक्साइड ग्रुप को निकाल देना। तो मैंने क्या बताया था? दो जगह पर ऑक्सी ग्रुप जोड़ रहा है, एक तो उसके साइकिल में, ठीक है, अब मुझे स्ट्रक्चर याद नहीं है, देख लेना बुक से। एक तो इस साइकिल पे जोड़ेगा, और एक तुम्हारे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है OH होता है, इस पे जोड़ता है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ वाले जो परऑक्सी ग्रुप है इसको ये रिमूव करा देता है। ठीक है, इसका रिमूवल करा देता है, रिमूवल। जैसे इसका रिमूवल कराएगा तो PGG2 से बनता है तुम्हारा PGH2। ठीक, PG। अब ये जो PGH2 बना है, ये PGH2 जो होता है ये प्रिकर्सर होता है तुम्हारे जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं।
तो मैं सारे अब इसे मिटा के मैं सारे प्रोस्टाग्लैंडिन बताऊंगा कि क्या क्या बन रहे हैं और क्या क्या उनका एक्शन है, ठीक है। तुम वहीं कंटिन्यू करना। ये फ्लो चार्ट पूरा सिंथेसिस में काफ़ी एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। सिंथेसिस हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, तो तुम्हारा प्रोस्टाग्लैंडिन लगभग कंप्लीट हो जाएगा और एनालॉग्स। तो कहाँ पे थे? पीजी हमने क्या बनाया था? PgH2। अब इस पे अलग अलग सिंथेस एंजाइम एक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मानते हैं एक्ट कर रहा है थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेस। किसका सिंथेस? मतलब सिंथेसिस को कराना। किसका सिंथेसिस कराएगा? थ्रोम्बोक्सिन A2। तो यहाँ पे क्या बनेगा? TXA2। इसका फुल फॉर्म थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक। अब ये क्या कराएगा उसको समझ लो, बिल्कुल नहीं रटना है। इसमें क्या है? थ्रोम्बो। थ्रोम्बो मतलब क्लॉट का बनना, यानी क्लॉट कैसे बनता है? प्लेटिलेट के इकट्ठा होने से। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या कराएगा? प्लेटिलेट को इकट्ठा करवाएगा। तो इसका काम क्या हो गया? प्लेटिलेट एग्रीगेशन, ठीक। अच्छा, एक ये चीज हो गई, देखो ठीक है। सो प्लेटिलेट एग्रीगेशन हम करा दिए यहाँ पे। और क्या कर सकता है थ्रोम्बोक्सिन A2? कुछ जगह पे ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करवा सकता है। इसको ना यहाँ पे ऐसे बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मेन तुम्हें ये याद रखना। क्या याद रखना? प्लेटिलेट एग्रीगेशन ये भी है, लेकिन इसको जब ऑर्गन वाइज इफेक्ट देखेंगे तो वहां पे हम समझेंगे क्या क्या, मतलब क्या क्या हो रहा है, ठीक है। पहले यही समझ लो। पहला क्या था? थ्रोम्बोक्सिन A2 का फॉर्मेशन, थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेस से, ठीक। अब और आ जाओ। अब यहाँ पे एक होता है तुम्हारा प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेस। प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेस, ठीक ना। क्या नाम है? प्रोस्टासाइक्लिन को सिंथेसाइज कराना। प्रोस्टासाइक्लिन क्या होता है? PgI2, PgI2, ठीक है। प्रोस्टासाइक्लिन, अच्छा इसको याद रखो। ये वाले जो प्रोस्टासाइक्लिन है ये क्या होता है तुम्हारा? वैसोडाइलेटर होता है। वैसोडाइलेटर क्या होता है? जैसे ये, इसको थोड़ा समझो। जैसे ये तुम्हारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में होते हैं तुम्हारे ये एंडोथेलियस सेल। इन एंडोथेलियस सेल में बनता है तुम्हारा PgI2। कैसे बनेगा? वही तरीका है, रैकिडोनिक एसिड COX1 COX2, फिर उससे बनेगा PgG2 PgH2, फिर उसके बाद PgI2, वो पहले बता दिया है। तो इसके बाद क्या यहाँ पे बनेगा? PgI2। ये PgI2 क्या कराएगा? तुम्हारे कई सारे फंक्शन को एक्टिवेट कराता है। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ा देगा, या दूसरा क्या, खुद ही यहाँ पे क्या है, इसके बीच की परमेबिलिटी को बढ़ा देगा। उसकी वजह से क्या होगा? ये वेसल जो है डायलेट हो जाएगा, यानी इसमें स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक। अच्छा, जैसे तुम्हें पता होगा नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कराता है? नाइट्रिक ऑक्साइड एक पोटेंट वैसोडाइलेटर है। वो क्या कराएगा? वेसल्स को डायलेट करा देगा। तो इसने क्या कराया? PgI2 ने। PgI2 ने तुम्हारा क्या करा दिया? वैसोडाइलेशन। अच्छा, पहली चीज। अच्छा, एक ऐसे भी हिसाब लगा सकते हो, जैसे थ्रोम्बोक्सिन हमने कहा था क्या कराया था? प्लेटिलेट एग्रीगेशन और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। इसने कराया वैसो डायलेशन। तो प्लेटिलेट यहाँ एग्रीगेशन, तो यहाँ क्या होगा? इसका अपोजिट होगा, यानी ये करेगा इनिबिशन। किसका? प्लेटिलेट एग्रीगेशन, एग्रीगेशन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा PgI2। और भी होते हैं कई टाइप के। एक होता है तुम्हारा PgF2 अल्फा, ठीक है। PgF2 अल्फा, PgF2 अल्फा जो होता है तुम्हारा, यहां पे एंजाइम क्या यूज होगा? सेम PgF सिंथेस, ठीक है। तुमको ये सब याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी। पहले मैं सारे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। तो PgF2 अल्फा, ठीक है। ये इसका काम होता है, जैसे याद रहा है, ये याद है F2 अल्फा दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए यूट्रस, ठीक है। यूट्रस, जैसे ये ऐसे होता है यूट्रस, एक रफ पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पे ये
तो जो इसके रिसेप्टर हैं PGF2 अल्फा के, वो यहाँ पे ज़्यादा, अब जो अपर यूट्राइन पार्ट है यहाँ पे ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब इन रिसेप्टर पे खुद सोचो, अगर ये इस पे आके बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, ऊपर वाले यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है। तब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे कोई फीटस होगा, अगर ये वाला हिस्सा पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फीटस कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, यानी बाहर निकलेगा, बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये किस चीज़ के काम आ रहा है, डिलीवरी में हेल्प कर रहा है। किस में हेल्प कर रहा है, डिलीवरी। और किस में हेल्प करेगा, एबॉर्शन में, मतलब इसके एनालॉग होते हैं वो एबॉर्शन में हेल्प करते हैं। तो पहला क्या स्ट्राइक करना चाहिए, PGF2 अल्फा कहाँ, यूट्रस में। कहाँ होता है, ऊपर वाले से। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, फीटस कहाँ जाएगा, बाहर। तो ये तरीका है, तो यानी यूट्रस का क्या करा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये तरीका है। अब इसके एनालॉग बताऊंगा तो उसमें समझाऊंगा कि वो एनालॉग किस तरह काम करते हैं, ठीक। अच्छा, एक तो यूट्राइन, अब देखो ये कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, तो अगर यही इसको मैं वेसल्स में लगा दूं तो वेसल में भी क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या हो गया, वैसो, हाँ, कॉन्स्ट्रिक्शन या कॉन्ट्रैक्शन कह लो, एक ही चीज। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है। और समझो, एक बनाता है तुम्हारा PGE1, PGE2, पहले E2 ले लो, ठीक है। तो इसको कौन बनाएगा, PGE सिंथेस, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, PGE2 वाले ये भी करवाते हैं तुम्हारे वैसो डायलेशन। अब जब ये वैसो डायलेशन तुम्हारा करवाएगा, इसके कई एनालॉग हैं, वो यूज करते हैं हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, ठीक है। वो कैसे यूज करते हैं उसके लिए एनालॉग्स में समझेंगे, ठीक है। अभी ऐसे याद कर लो, क्या करा रहा है, PGE2 वैसो डायलेशन करवा रहा है, ठीक। PGE2 हो गया, PGF हो गया, थ्रोम्बोक्सिन A2 हो गया, ये हो गया। एक होता है इसी में का PGE1, ये भी क्या करवाता है तुम्हारा, वैसो डायलेशन, ठीक ना। अच्छा, और ये हो गया, और क्या बचता है इसमें, PGF हो गया, TX हो गया, I2 हो गया, E2 हो गया, E1 हो गया। एक होता है PGD, होता है प्रोस्टाग्लैंडिन D। इसके लिए कौन यूज होगा, PGD सिंथेस, ठीक है। ये वाला होता है, ये क्या कराता है, ये माइल्ड तुम्हारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वेरी माइल्ड, ठीक है। मेनली क्या किस में काम कराता है तुम्हारा, इसका खैर इतना मेजर रोल नहीं होता है, मेजर रोल तुम्हारा यही है, जितने बताया ना, चारों पांचों, यही तुम्हारे मेजॉरिटी में इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी तुम्हारे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब इसका जो डिटेल्ड इफेक्ट है वो हम पढ़ेंगे ऑर्गन बेस्ड में, कि भाई हर ऑर्गन में क्या क्या इनका रोल है, तो उसमें तुमको इसका डिटेल्ड इफेक्ट समझ में आएगा, ठीक है। अभी बस याद रखना क्या क्या बना है, TXA2, PGI2, PGF अल्फा, E1, E2 और D, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।